स्टूडेंट तो स्टूडेंट्स हम पॉलिटिकल का 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे वी विल स्टार्ट आवर 6th चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड दिस इज द पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर। वेल मैन्युफैक्चरिंग से आपको ये हो चुका होगा कि आप किस सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर हमने 3 सेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करता हूँ तो इट्स इंडस्ट्रियल थिंग, और अगर मैं तीनों सेक्टर्स की बात करता हूँ तो तीनों सेक्टर्स में से एक सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से जाना जाता है, वो है आपका सेकेंडरी सेक्टर। सो इस चैप्टर में हम सेकेंडरी सेक्टर के उसी पहलू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द टॉपिक्स जो कि आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है उसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है मैन्युफैक्चरिंग जो थिंग्स है उसकी। हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है उसकी हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है, मींस इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। After that, we will discuss about agriculture and industry. Both are complement with each other. You can say both are interdependent on each other. एक दूसरे को इंटरडिपेंडेंट है, एक की ग्रोथ होती है तो दूसरी ग्रोथ ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी, तो आपस में क्या लिंक है उसको डिस्कस करेंगे। देन जब हम इस वीडियो को आज कवर करेंगे तो उसके एंड में हम फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री इसको डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो भी केवल 4 पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग। So students, production of goods in large quantities after processing from the raw material to more valuable product, it is called manufacturing। या कोई भी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल का यूज करके, मींस कोई भी सेक्टर जो कि रॉ मटेरियल का यूज करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, वो प्रोसेस जो है आपकी वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। मींस वो क्या करेगी, वो रॉ मटेरियल का यूज करेगी और उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेगी किसी फाइनल प्रोडक्ट में जो कंज्यूमर उसे यूज करेगा, वो चीज जो है वो प्रोसेस आपकी मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग, इट मींस एक प्रोसेस के बाद फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट, जहां पर हम एक रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेंगे और उसे कन्वर्ट करेंगे एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट के अंदर, वो प्रोसेस आपकी मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। एग्जांपल में आप ले सकते हो कि पेपर फ्रॉम वुड, मींस जो पेपर हम जिसका आप यूज करते हो वो सब जो है वो वुड से बनता है। ऐसे ही आप घर के अंदर शुगर वुड या डिफरेंट जो थिंग्स है जो कि आप मीठे के लिए यूज करते हो तो शुगर केन से उसे हम अचीव करते हैं। दीज आर एग्जांपल ऑफ दिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। स्टूडेंट्स, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, इट बिलोंग्स टू द सेकेंडरी सेक्टर इन विच द प्राइमरी मटेरियल्स आर प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करता हूँ, ये सेकेंडरी सेक्टर से बिलोंग करता है, जहां पर जो रॉ मटेरियल है वो तो मिलता है आपको प्राइमरी सेक्टर से, और इसके अंदर मींस सेकेंडरी सेक्टर के अंदर प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस के अंदर उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, तो वो प्रोसेस जो है वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ये आपका 1 मार्क्स यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, या मैन्युफैक्चरिंग किस सेक्टर से बिलोंग करती है, या मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो रॉ मटेरियल होता है, या आप कह सकते हो सेकेंडरी सेक्टर में जो रॉ मटेरियल होता है वो किस सेक्टर से मिलता है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब यहाँ पर हम जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि एक्सप्लेन मैन्युफैक्चरिंग and give detail of the importance of manufacturing industry. Yeah, what do you think about the manufacturing industry and explain the importance of the manufacturing industry? तो इस तरीके से ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है आपका इम्पोर्टेंट। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर देता हूं तो आपको मैन्युफैक्चरिंग की जो डेफिनेशन है वो तो पता चली गई है। अब हम इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज इट हेल्प्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। अब यहाँ पर जो हेडिंग बनाओगे आप बनाओगे तो टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, यहाँ पर जो आपकी हेडिंग बनेगी, ये जो इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करती है, मींस उसको मॉडर्न जो इनपुट्स है वो प्रोवाइड करती है, उसकी जो आप कह सकते हो जो टूल्स एंड जो थिंग्स जो उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स वो यूज करती है एग्रीकल्चर के अंदर, जैसे ट्रैक्टर टीलर एक्सेट्रा जो भी यूज करते हैं जो कि एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिशियल होते हैं, जो कि एग्रीकल्चर में बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, उन सब चीजों को इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है।
तो इसी वजह से जो इंडस्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, दे मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करती है, एंड इवन दे रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग जॉब इन द नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। हमने इससे पहले इकोनॉमिक्स में लास्ट ईयर डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर के अंदर आपस को डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है। मींस एक खेत के अंदर 5 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, बट वहां पर 8 मेंबर्स काम कर रहे हैं, जो कि 3 मेंबर जो है वो एक्स्ट्रा मेंबर्स हैं। तो ये जो ओवर डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर की के ऊपर एम्प्लॉयमेंट को लेकर, उस चीज को भी ये रिड्यूस करता है। इसके अंदर क्या करता है, जो नॉन एग्रीकल्चर एरिया है वहां पर जाकर जो पीपल जो है वो इनकम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री जो होती है वो क्या करती है, जॉब्स क्रिएट करती है। अब जॉब्स मिलेंगी तो इसका बेनिफिट क्या होगा, इट मींस इट इंक्रीजेस द इनकम ऑफ द फैमिली, ये फैमिली की इनकम को बढ़ावा देती है। तो इस तरीके से जो ये ओवर बर्डन है एग्रीकल्चर का वो भी खत्म होता है। और सेकंड थिंग, इससे इनकम लेवल जो है, इनकम स्टेटस जो है फैमिली का, वो भी इंक्रीज होता है। Export of manufactured goods expands trade and it brings in foreign exchange. It means ये foreign exchange लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्रिएट करेंगे वो सारा का सारा जो चीज है वो कहाँ पर जाएगी, उसे हम एक्सपोर्ट करेंगे। मीन्स अपनी जो इंटरनल डिमांड्स है उन्हें पूरा करने के बाद उनको एक्सपोर्ट करेंगे ट्रेड के माध्यम से, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में बेनिफिशियल है। ये आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो लास्ट इंपॉर्टेंस है वो है, इट ब्रिंग्स डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी टू द कंट्री। ये देश के लिए प्रोस्पेरिटी लेकर आता है, डेवलपमेंट लेकर आता है। जानते हैं किसी भी देश की डेवलपमेंट, अगर आप किसी भी देश की डेवलपमेंट की बात करते हो, वहां पर सेकेंडरी सेक्टर कितना डेवलप है, या आप कह सकते हो सेकेंडरी सेक्टर, अगर मैं सेकेंडरी सेक्टर की बात करता हूँ वो कितना डेवलप है, या सेकेंडरी सेक्टर कितना एक्सपोर्ट करता है दूसरे देश के अंदर, वो क्लियर करता है कि वो देश किस लेवल का है। क्या वो एक डेवलप्ड कंट्री है, क्या वो एक डेवलप्ड कंट्री है, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो क्लियर करता है। अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करता हूँ, इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक तरीके, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है या मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं, वो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमारी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की एक तरीके से बैकबोन मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूँ तो एग्रीकल्चर भी इसी चीज के ऊपर डिपेंड है, जो एग्रीकल्चर है वो भी इसी चीज के ऊपर डिपेंड करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो दीज आर द पॉइंट्स जो कि आपको हेल्प करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बताने में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इंटरडिपेंडेंस। आपके पास इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड। आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री बोथ आर इंटरडिपेंडेंट विद ईच अदर। इसका मतलब यहाँ पर ये है, अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाता है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, तो उसको एक्सप्लेन कीजिए, तो बड़े इजीली मैनर से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। बट अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री दे मूव हैंड इन हैंड, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो उस सिचुएशन के अंदर आपकी यही क्वेश्चन आएगा या यही पॉइंट आप डिस्कस करोगे। सो अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, दे बोथ इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम देखते हैं एग्रो इंडस्ट्रीज, मींस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन इंडिया, दे हैव बूस्टेड एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। अब जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो होती है वो क्या करती है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एग्रीकल्चर डेवलप होती है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। सेकंड थिंग की अगर मैं बात करता हूं, इंडस्ट्री डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यस, पहले तो हमारी एग्रीकल्चर किस प्रकार से इंडस्ट्री पे डिपेंड है, दूसरा पॉइंट बताता है कि इंडस्ट्री किस प्रकार से एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मैं इंडस्ट्रीज की बात करता हूं तो जो इंडस्ट्रीज है इट डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, किस चीज के लिए, रॉ मटेरियल, वो अपने रॉ मटेरियल के लिए उसके ऊपर डिपेंड रहती है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कॉटन टेक्सटाइल मिल, कॉटन टेक्सटाइल मिल का जो रॉ मटेरियल है वो कॉटन है, जो कहां से मिलता है, एग्रीकल्चर से मिलता है। तो इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर पे अपने रॉ मटेरियल के लिए डिपेंड करती है। इसके अलावा इंडस्ट्री जो क्या करती है, एग्रीकल्चर को विभिन्न प्रकार की इनपुट्स प्रोवाइड करती है।
जैसे कि इरिगेशन के लिए इरिगेशन पंप्स प्रोवाइड कर दिए, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर दिए, इंसेक्टिसाइड्स प्रोवाइड कर दिए, या पीवीसी जो पाइप्स है वो प्रोवाइड कर दी, मशीन टूल्स एक्सेट्रा, तो ये फार्मर्स को दी जाती है। ये सारी की सारी कहाँ पर बनती है? इंडस्ट्री के अंदर बनती है। तो इंडस्ट्री जो है वो क्या करती है? बहुत सारी एग्रीकल्चरल इनपुट्स जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड करती है, जैसे कि इरिगेशन पंप या इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, इस प्रकार की चीजें। तो इस तरीके से इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर को हेल्प करती है। Development of different modes of transport by industrial sector has not only helped the farmer to obtain agriculture inputs, but has also helped them trade their product also. Yeah, it's very most important. अगर ट्रांसपोर्ट के अंदर हेल्प होती है, डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर ट्रांसपोर्ट के अंदर डेवलपमेंट होती है जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के द्वारा होती है, ये फार्मर्स को दो प्रकार से हेल्प करता है। पहली हेल्प होती है कि वो अपने एग्रीकल्चर जो इनपुट्स है वो अपने पास इजिली मंगवा सकता है और उनको इजिली एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकता है। दूसरा, उसका जो प्रोडक्ट है वो ट्रेड के रूप में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकता है। तो जो डिफरेंट टाइप के जो ट्रांसपोर्ट्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि अगर मैं ट्रक की बात करता हूँ, बसेस की बात करता हूँ, किसी भी व्हीकल की बात करता हूँ, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही मिलकर आती है, बन के आती है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनकी डेवलपमेंट क्या करती है? फार्मर्स को बेनिफिट देती है, जहां पर वो अपने एग्रीकल्चर इनपुट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। सेकंड थिंग, वो ट्रेड के माध्यम से भी पैसा अर्न कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको डिस्कस करते हैं कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री बोथ इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बोथ कॉम्प्लीमेंट्री ऑन ईच अदर। ठीक है, तो वो इस क्वेश्चन का आंसर देती है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है और इट्स अ 3 मार्क्स क्वेश्चन, बेसिकली 3 मार्क्स क्वेश्चन ही आपके सामने आता है कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। अगर आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इंटरडिपेंडेंट वाली बात यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, जबकि आपको क्वेश्चन में कहीं पर इंटरडिपेंडेंट वर्ड नहीं दिया गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का मीनिंग यही होगा कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, तो कैसे हैं? तो वहां पर आप बताओगे कि एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री को क्या मिलता है और इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर को क्या मिलता है। तो इस तरीके से बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, इसलिए दोनों के दोनों इंटरडिपेंडेंट है। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, इसको डिस्कस करते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं, जब कभी भी हम किसी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करते हैं तो उसके अंदर वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। तो जिस वक्त हम किसी भी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करेंगे तो हम ये तो है, ये नहीं है कि कहीं पर भी हम उस इंडस्ट्री को सेटअप कर देंगे। सबसे पहले हम कुछ फैक्टर्स को देखेंगे, क्या वो फैक्टर्स अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं कि वहां पर वो इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो उन सब चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम उन सब फैक्टर्स की बात करेंगे। आपने ये चीज 8th स्टैंडर्ड में भी डिस्कस की थी कि वो कौन से फैक्टर्स है जो कि इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्टेड करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो उन्हीं चीजों को देखते हैं। तो फैक्टर्स जो है जो कि इंडस्ट्रियल लोकेशन को अफेक्ट करते हैं वो इस प्रकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहली जो चीज है वो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है। मींस चीप और अबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जिस एरिया के अंदर आपको रॉ मटेरियल मिलेगा आप अपनी इंडस्ट्रियल जो यूनिट है वहीं पर एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें, क्योंकि वहां पर अगर रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो आप फाइनल प्रोडक्ट कैसे प्रिपेयर करोगे। सेकंड थिंग है लेबर, मींस अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। इट इज नेसेसरी फॉर लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मींस आपकी जो प्रोडक्शन होती है उसकी कॉस्ट कम से कम हो, ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति उसको परचेज कर सके, ताकि आप इंटरनेशनल मार्केट में आप कह सकते हो कम्पीट कर सके। उसके लिए आपको चीप लेबर की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर सस्ती लेबर के अंदर स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों प्रकार की लेबर की आवश्यकता होती है। तो मैं स्किल्ड लेबर की बात करता हूँ तो जो प्रोफेशनल थिंग्स है उनके लिए, अनस्किल्ड लेबर जो कि मैनुअल वर्क जो करते हैं, जिनके अंदर ज्यादा प्रोफेशनल या कह सकते हो प्रोफेशनल टारगेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती या प्रोफेशनल काम माइंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उन सब चीजों के लिए स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों प्रकार की लेबर की आवश्यकता होती है। तो हम उस सेकंड जो एस्पेक्ट देखेंगे इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, वो देखेंगे कि क्या वहां पर लेबर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है या नहीं है। हमने मशीन एस्टैब्लिश कर ली पर उनको चलाने वाली लेबर नहीं है, क्योंकि बहुत सारा काम ऐसा है जो कि लेबर के थ्रू किया जाएगा, तो उसके बगैर हमारी जो इंडस्ट्री है वो काम नहीं करेगी। तो हम वहां पर देखेंगे क्या वहां पर लेबर प्रोवाइड है या नहीं है। नेक्स्ट है पावर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमने इंडस्ट्री एस्टैब्लिश कर ली, हमारे पास लेबर है, पर मशीनों को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? पावर की चाहिए, मींस हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। सो चीप, सस्ती भी होनी चाहिए, एंड कंटिन्यूअस सप्लाई।
रेगुलर सप्लाई होनी चाहिए, इरेगुलर नहीं होनी चाहिए ऑफ पावर। ये एक्सट्रीमली नेसेसरी थिंग है पावर की, नहीं सॉरी एक इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने की। अगर मान लीजिए किसी एक एरिया के अंदर बिजली ही पूरे दिन के अंदर 2 घंटे में आती है, 4 घंटे आती है, और बाकी आप तो बाकी जो टाइम पीरियड है वहां पर बिजली नहीं आती, तो आप उस एरिया में क्यों करोगे? तो जिस वक्त आप अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करते हो तो उसके अंदर आप देखते हो कि क्या वहां पर पावर सप्लाई प्रोवाइड होती है या नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, कैपिटल या इट्स अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, क्योंकि आपको पैसे की भी रिक्वायरमेंट है। सो इट्स नेसेसरी फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है। फॉर द एंटायर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है जहां पर हम रॉ मटेरियल को लेते हैं, उसके बाद उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, जो हम पावर का यूज कर रहे हैं उसका बिल पे करना है, लेबर की सैलरी पे करनी है, रॉ मटेरियल को परचेज करना है, हर एक चीज के लिए हमें पैसे की आवश्यकता है। तो जो एंटायर प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग की उसके अंदर, एंड फॉर मीटिंग द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर, यस सेम थिंग जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया है। तो इन सब चीजों के लिए हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। क्या हमारे पास कैपिटल है या नहीं है, इन सब चीजों को भी देखना है। और अगर मैं अदर फैसिलिटी की बात करता हूँ, बैंकिंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी, ये भी होती है, इनकी भी रिक्वायरमेंट है। जिस वक्त हम कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करते हैं तो उसको इंश्योरेंस भी करते हैं, उसके लिए पैसे का लेन देन होता है तो हम बैंक के थ्रू लेन देन भी करते हैं। इसके अलावा अदर जो थिंग है वो है फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी। अब 1990 से पहले की बात बताता हूँ पहले आपको, गवर्नमेंट पॉलिसी के आधार पे। 1990 से पहले सिचुएशन ये थी कि कोई भी फॉरेन इंडस्ट्री हमारे इंडिया में स्टैब्लिश नहीं हो सकती। अगर स्टैब्लिश होगी तो उसे ह्यूज टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर वो ह्यूज टैक्स पे करता है, इट मींस उसका जो प्रोडक्ट है वो महंगा बनेगा, जो कि लोकल मार्केट में भी कम्पीट नहीं कर पाएगा, इंटरनेशनल मार्केट में तो तब करेगा। तो यही कारण है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी देखा जाता है, क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज हमारी इंडस्ट्री को फेवर कर रही है या नहीं कर रही है, क्या वो हमें कंसेशन दे रही है या नहीं दे रही है, इन सब चीजों को देखते हैं। और जो अल्टीमेट एम होता है, जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं वो प्रोडक्ट होता है बेचने के लिए। तो नियरनेस टू द मार्केट, ये भी हमारी इंपोर्टेंट पार्ट है। जिस वक्त हम किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं कि एक इंडस्ट्री के आसपास में कहीं ना कहीं कोई मार्केट अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट हम एम हमारा उस प्रोडक्ट को बेचना है, तभी तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सारी फैसिलिटी जो है, जिस वक्त हम एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश करते हैं तो हम देखते हैं क्या ये फैक्टर एक जगह पर है या नहीं, तब जाकर हम उस फैक्टर को देखने के बाद अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं। अब मानने की बात है कि सारे फैक्टर्स आपको एक जगह पर नहीं मिलेंगे। अगर वो फैक्टर्स आपको 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की रेंज में भी मिल जाते हैं तो डजंट मैटर, तब भी आप एक इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करते हो। बट आप सबसे पहले देखोगे कि क्या ये फैसिलिटीज वहां पर, क्या ये आपको ये रिक्वायरमेंट वहां पर आपकी पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, तब तक आप इंडस्ट्री को स्टैब्लिश नहीं करेंगे। So these are the factors which affect the location of the an industry, जो एक इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। स्टूडेंट इन पॉइंट्स को नोट कर लेना, क्योंकि आपके इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन बनने हैं जो इन पॉइंट्स के आधार पे आधारित होंगे। क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आगे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, आगे हम शुगर इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, आयरन स्टील इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, उनकी फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जूट इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। और उन इंडस्ट्री के अंदर आपसे क्वेश्चन पहले ही पूछा जाएगा, जैसे कि मैं शुगर इंडस्ट्री की बात करता हूँ, वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मिलती है। तो आपसे क्वेश्चन मिल जाएगा, पूछा जाएगा कि शुगर इंडस्ट्री इज मोस्टली फाउंड इन उत्तर प्रदेश, गिव रीजंस। तब आप ये पॉइंट्स लिखोगे, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि शुगर केन वहां पर मिलता है, चीप लेबर प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि वो सारा का सारा पॉपुलेटेड एरिया है। पावर सप्लाई की अगर मैं बात करता हूँ तो टिहरी डैम वगैरह से पावर सप्लाई इजीली मिल जाती है। ऐसे ही अगर मैं कैपिटल की बात करता हूँ या बैंकिंग की बात करता हूँ तो बड़े बड़े जो शहर है वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मार्केट गवर्नमेंट पॉलिसी भी उनको वहां पर स्टैब्लिश करने के लिए कंसेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो आगे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इन पॉइंट्स के आधार पर बनेंगे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। तो आपके सामने ये भी क्वेश्चन आ सकता है, या आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएगा जैसे मैंने अभी आपको शुगर करता है, आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है वो आपकी जमशेदपुर में है, क्यों है? या अगर मैं कॉटन इंडस्ट्री की बात करता हूं तो मैक्सिमम कॉटन इंडस्ट्री जो है वो आपकी महाराष्ट्र में स्टैब्लिश है, तो क्यों है? तो आपके इन सब क्वेश्चंस का आंसर केवल इस ये जो पॉइंट्स है ना वो ही प्रोवाइड करेंगे। और आपको बताया है कि बोर्ड पर्सपेक्टिव के अंदर अगर आपको मार्क्स अचीव करने हैं तो हेडिंग शुड बी देयर। आपके क्वेश्चन में हेडिंग होनी चाहिए, सॉरी आपके आंसर में हेडिंग होनी चाहिए, तब आपको बेनिफिट देंगे। So these are the factors which affect the location of an industry. Okay students, I think आपको ये क्लियर हो चुका है। So students बाकी हम आप बाद में पढ़ेंगे।
So everything, I think so everything is clear to all of you.